चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने देखा था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, लेकिन अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब क्वेश्चन आता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आखिर हम बनाते किस पर्पज से थे, क्यों हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने की ज़रूरत जो है वो पड़ी है। तो देखिए लिखा हुआ है कि इट इज़ सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किसके सिमिलर है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर है। लेकिन डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो इतने भी होते हैं वो बनाते हैं। क्लियर? चलिए इसके बाद है ऑफ अ प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी एंड इज प्रिपेयर टू एसर्टेन वेदर देयर इनकम आर इन एक्सेस ऑफ करंट एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। कह रहा है कि हम बस ये जानने के लिए बनाते हैं कि जो हमारा इनकम है वो ज़्यादा है कि नहीं हमारे एक्सपेंडिचर से, या फिर हमारा इनकम कम है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। बस हम बेसिकली अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को जानने के लिए बनाते हैं कि कौन किससे ज़्यादा है और कौन किससे कम है। इन अदर वर्ड्स it reveals the surplus or deficit arising out of the organization activities during a particular period। कह रहा है कि ये बताता है कि एक साल के अंदर उस अकाउंट में क्या सरप्लस हो रहा है और क्या डेफिसिट हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद उस अकाउंट में क्या चीज़ें सरप्लस हो रही हैं और क्या डेफिसिट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, लेकिन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद क्या चीज़ें बहुत सरप्लस में निकल के आ रही है, इनकम के ज़्यादा हो रहा है या फिर डेफिसिट में जा रहा है या फिर इनकम कम हो रहा है, बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। It is prepared in the same manner in which a trading and profit and loss account is prepared in case of trading organization। कह रहा है कि सेम उसी तरीके से बनाया जाता है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। बस डिफरेंस क्या होता है, वहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सरप्लस और डेफिसिट निकालने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आगे फिर से बात करते हैं। हेंस ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड ऑन इट्स डेबिट साइड। सेम वही चीज़, इस वजह से जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि इसके अंदर जो अकाउंट है वो किस टाइप का अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? तो वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो ये किस टाइप का अकाउंट है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा अकाउंट है? तो वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा था उसे डेबिट करो, जो कैश पेमेंट जा रहा था उसे हम क्रेडिट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये कौन सा अकाउंट है? तो ये हमारा कौन सा अकाउंट है? तो ये है हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हमारे जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। और जितने भी इनकम और गेन्स होते हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस अकाउंट इज सरप्लस और डेफिसिट। मैंने सेम वही चीज़ बताई कि यहाँ पे जितने भी एंड प्रोडक्ट होते हैं वो सरप्लस और डेफिसिट होते हैं। इफ द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट एक्सीड्स द डेबिट। कह रहा है कि अगर क्रेडिट वाला ज़्यादा होगा, क्रेडिट में पैसा आता है और डेबिट से पैसा जाता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस पढ़े ना, तो डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे वो रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट साइड में जितने भी इनकम होंगे वो रिकॉर्ड होंगे। तो लेकिन अगर इनकम ज़्यादा होगा, क्रेडिट ज़्यादा होगा डेबिट से, तो उस केस में सरप्लस होगा, और अगर क्रेडिट कम होगा डेबिट से तो उस केस में डेफिसिट होगा। ठीक है भाई, इनकम कम है, अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है कि आपका डेफिसिट होना ही होना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ क्रेडिट ऑफ दिस अकाउंट एक्सीड्स द डेबिट। कह रहा है कि अगर क्रेडिट जो है वो डेबिट से ज़्यादा हो जाता है, इट इज़ नोन एज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जिसे हम सरप्लस भी बोलते हैं। भाई क्रेडिट वाला ज़्यादा है, डेबिट वाला कम है, क्रेडिट वाले में इनकम रिकॉर्ड होती है तो वहाँ पे हमारा सरप्लस हुआ। सेम जस्ट इसके उल्टा, अगर डेबिट ज़्यादा हो जाएगा क्रेडिट से तो वहाँ पे इसकी डेफिसिट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कुछ फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला आता है इसका नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर क्या होता है? तो ये जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट है, मैंने बता दिया, जिसमें जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं उसे हम क्या करते हैं?
डेबिट करते हैं, और जितने भी इनकम एंड गेन्स होते हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, इसमें किस प्रकार के आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड इन इट। जस्ट इस रिसीट के उल्टा, रिसीट में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते थे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम रिकॉर्ड किए जाएंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं? इसमें सिर्फ कैसे आइटम रिकॉर्ड किए जाएंगे? रेवेन्यू नेचर के आइटम्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फर्नीचर विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, जो फर्नीचर सेल करने पे जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, वो किसके अंदर रिकॉर्ड होगा? रिसीट एंड पेमेंट के अंदर, क्योंकि कैश में ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे वो रिकॉर्ड तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, उससे अगर किसी प्रकार का प्रॉफिट या लॉस हुआ है बिकने से, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर रिकॉर्ड होगा। रेवेन्यू नेचर की चीजें रिकॉर्ड होंगी, लेकिन कैपिटल नेचर की चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगी। इसके बाद बोला है ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। कह रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जो है ना, अगर उसमें किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो वो भी क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर आपने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड नहीं किया था तो उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी। या फिर किसी प्रकार का एडजस्टमेंट है, जैसे कि डेप्रिशिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अर्न्ड इनकम, इन सब को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लेते हैं। किसमें नहीं लेते हैं? रिसीट एंड पेमेंट में। याद है ना कि नॉन कैश आइटम के ट्रांजैक्शंस नहीं होते थे उसमें, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नॉन कैश आइटम के ट्रांजैक्शंस होंगे। क्लियर? चलिए, इसके बाद है इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करेंट ईयर। अब ध्यान से सुनिएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या था कि चाहे वो किसी भी साल का इनकम हो, चाहे वो किसी भी साल का खर्चा हो, हम रिकॉर्ड कर लेते थे। लेकिन इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ हम करेंट ईयर का ही रिसीट और करेंट ईयर का ही एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? इसी साल का रिसीट और इसी साल का हम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करने वाले हैं इसमें। It exclude all the item and expenditure which do not pertain to the current period। ये सबको निकाल देता है जो इस साल का नहीं है, ये सिर्फ उसी को रखता है जो इस साल का है। तुम मेरे अपने हो, सिर्फ तुम ही रहो क्योंकि तुम इस साल के हो, बाकी सालों वाले से इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में क्या था? वो चाहे पिछले साल का हो या पुराने साल का हो, आने वाले साल का हो, वो सब कुछ रिकॉर्ड करता था। ठीक है, इसके बाद है हमारा In other words, all the item relating to the previous year and the futures are excluded while preparing it। कह रहा है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी आइटम्स होते हैं या फ्यूचर ईयर के जितने भी आइटम्स होते हैं उन सब को हम क्या करते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पर्पज की। पर्पज क्या है इसको बनाने का? तो अब देखिए, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, जब इसको हम क्लोज करते हैं ना, तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्या दिखाता है? वो या तो सरप्लस दिखाता है या तो क्या दिखाता है? या तो वो डेफिसिट दिखाता है। इफ द क्रेडिट साइड एक्सीड्स द डेबिट, कह रहा है अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से क्या हो? ज्यादा हो। इट रिवील सरप्लस एंड ऑन अदर हैंड इफ द डेबिट साइड एक्सीड द क्रेडिट, कह रहा है कि अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होगा तो वो हमारा क्या हो जाता है? सिंपल सी बात है, अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा होगा डेबिट साइड से तो सरप्लस, और डेबिट साइड ज्यादा होगा क्रेडिट साइड से तो डेफिसिट। ठीक है, द सरप्लस इज एडेड टू द कैपिटल फंड एंड द डेफिसिट इज डिडक्टेड फ्रॉम इट। सेम वही चीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आने के बाद जो आंसर आता है, अगर डेफिसिट आया तो उसको माइनस कर दोगे कैपिटल फंड से, और अगर सरप्लस आया तो तुम उसको ऐड कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट और पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच का जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंस है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इट इज अ समरी ऑफ द कैश बुक। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? वो कैश बुक की एक समरी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? इट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। ठीक है, डेबिट साइड के अंदर इसमें रिसीट आते हैं और क्रेडिट साइड के अंदर जो है इसके अंदर पेमेंट आते हैं। इसमें डेबिट साइड के अंदर एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड के अंदर इनकम और गेन्स आते हैं। ये रियल अकाउंट है, आपको पता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। लेकिन ये कौन सा अकाउंट है? ये नॉमिनल अकाउंट है। ये इसका कुछ क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस, देखिए ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट,
लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या आता है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट द क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड बैंक और ओवरड्राफ्ट। इसका जो क्लोजिंग अकाउंट होता है वो ये बताता है कि हमारे पास एट द एंड कितना हमारे पास पैसा बचा रह गया। लेकिन इसका जो क्लोजिंग होता है वो ये दिखाता है कि भैया सरप्लस कितना हुआ और डेफिसिट कितना हुआ। ठीक है, अब देखिए ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है वो कैपिटल और रेवेन्यू नेचर दोनों के होते हैं, लेकिन इसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के अंदर होंगे। किसके अंदर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर के होंगे। इसका पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? इट रिकॉर्ड्स ऑल द रिसीट एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर वेदर दे रिलेट टू द करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। कह रहा है कि ये सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा, चाहे वो इस साल का हो, पिछले साल का हो या आने वाले साल का हो, डजेंट मैटर, ये सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, लेकिन इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द करेंट ईयर ओनली। लेकिन ये सिर्फ कौन किसके एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेगा? सिर्फ करेंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करेगा। एडजस्टमेंट आर नॉट कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग इट बिकॉज इट प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कह रहा इसके अंदर किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। ठीक है, चलो भूल गए उसकी हमने एंट्री मार दी, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। लेकिन इसमें एडजस्टमेंट होता है। इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन इसमें नॉन कैश के अंदर वो डेप्रिसिएशन पड़ा था ना, डेप्रिसिएशन वगैरह भी जो है सिंपली रिकॉर्ड किए जाएंगे, है कि नहीं। चलिए आगे चलें। आगे हमारा बैलेंस शीट। देखिए रिसीट एंड पेमेंट के अंदर देखते हैं क्या है। इट नीड नॉट नेसेसरी बी अकम्पनीड बाय द बैलेंस शीट बिकॉज ऑल द रेवेन्यू एज कैपिटल आइटम्स आर। इसमें बैलेंस शीट की उतनी सहायता नहीं होती है क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बैलेंस शीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी क्योंकि इसके अंदर सिर्फ रेवेन्यू आइटम आते हैं, तो बाकी के जो कैपिटल आइटम होंगे वो बैलेंस शीट से ही तो पता चलेंगे। बात समझ में आ रही है। इसके बाद है भैया ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। इसका ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस इज ट्रांसफर टू द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। जो नेक्स्ट ईयर का जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। टू बैलेंस बी बाई डी करके आता है, तभी तो बोला है कि इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस होता है, इसके अंदर नहीं होता है। इसके अंदर का क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है? कैपिटल फंड के अंदर। सरप्लस होगा तो जोड़ देंगे, डेफिसिट होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस के बीच का डिफरेंस बताया है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि भैया हमें प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमें बस पता करना होता है कि हमारा इनकम ज़्यादा है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है कि इनकम। लेकिन इसका जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि भैया प्रॉफिट और लॉस जानना होता है हमको। ठीक है, ये जो होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है और ये किसी ट्रेडिंग कंसर्न के द्वारा बनाया जाता है जिसका मेन एम सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है। इस अकाउंट को जो है रिसीट एंड पेमेंट की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इस अकाउंट को जो है बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस की मदद से। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस इस अकाउंट को बनाया जाता है। इधर देखिए, इसके बाद द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर का जो बैलेंस होता है वो या तो सरप्लस दिखाएगा या तो डेफिसिट दिखाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर का जो भी बैलेंस होता है वो या तो नेट प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं बैलेंस शीट की।